नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक भी जुड़ गए हैं। इटावा में मयंक जैसे कथावाचकों के साथ यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी की गई है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर भी लोगों की आ रही हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ ब्राह्मण कथावाचकों को ही अधिकार है क्या? देखिए इस पूरे मामले में जो है दो तरह की राय देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया में देखिए इसको लेके बड़ी चर्चाएं छिड़ी हुई है और एक पक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ जो ब्राह्मण हैं उन्हें ही कथा करने का अधिकार होना चाहिए, किसी दूसरी जाति के लोगों को इस तरह का अधिकार नहीं होना चाहिए। जबकि जो दूसरा वर्ग है जो इसके अपोजिट है वो ये कह रहा है कि भाई सिर्फ ब्राह्मण ही कथा वाचन क्यों करें, भाई यादव भी कर सकते हैं, कोई और जाति का भी कर सकता है। भारत के संविधान में सबको अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने चाहे जिस धर्म का पालन करे, राइट टू रिलीजन के तहत। हाँ, राइट टू रिलीजन, और उसकी जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार करे उसको फॉलो करे। तो फिर आप कौन होते हैं उस पर ये रोकने वाले? देखिए इसमें कई डेवलपमेंट भी हुए हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कई। देखिए एक बात तो निकल के सामने ये आई है कि एक महिला है जो रेणु तिवारी जिनका नाम बताया जा रहा है, ये उस वायरल वीडियो में भी दिखाई दे रही हैं जिसमें ये उनके पैर छूते हुए भी दिख रहे थे। अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाई ये कथावाचकों ने हमारे साथ छेड़छाड़ की थी, बदसलूकी की थी, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। अभी कुछ भी इस मामले में फाइनल निकल के सामने नहीं आया। लेकिन देखिए आपका जो मेन सवाल था कि क्या ब्राह्मणों को ही अधिकार होना चाहिए? हाँ, क्या ब्राह्मणों को यादव नहीं कथावाचन कर सकते हैं? करेक्ट। तो अब ऐसे में देखिए क्या है कि जो सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही हैं उसमें बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर आप आज से देखें 150 साल पहले, 200 साल पहले भारत में एक प्रकार का जो जातिवाद था उससे बाहर निकलने के लिए तमाम कोशिशें की गई है ना। ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये इन्होंने सब ने बहुत कोशिश की कि भाई इस तरह की जो एक जातिवाद, एक कठोर जातिवाद है, इससे देश बाहर निकले। और आज इतने सालों बाद फिर यही सोच रखना कि सिर्फ ब्राह्मण ही जो है वही सिर्फ कथा वाचन करेगा, ये अपने आप में न्याय संगत नहीं है, किसी भी तरह से इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। आपने ये भी सुना होगा कि ज्ञान बड़ा होता है, जाति नहीं। बिल्कुल ठीक आपने ये कहा। और देखिए जो वर्ण व्यवस्था भी थी, जो पुराने जमाने में जो वर्ण व्यवस्था भी थी, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, पहले इनका ये कर्मों से तय होते थे कि भाई आपके कर्म क्या है, उसके आधार पर ये तय होता था कि आप किस वर्ण में जाएंगे, ना कि जन्म के आधार पर। किसको है? तो अब सवाल यह है कि श्रोता कौन है। श्रोता अगर हमारे ही परिवार के लोग हैं तो हम किसी भी जाति के हों अपने परिवार को तो सुना ही सकते हैं, कोई बाप अपने बेटों बेटियों को सुना ही सकता है। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से कथा कही जाती है तो उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें ब्राह्मण भी आ सकते हैं, क्षत्रिय भी आ सकते हैं, वैश्य भी आ सकते हैं, शूद्र भी आ सकते हैं, सन्यासी भी आ सकते हैं। तो ऐसे में जो सार्वजनिक कथा होती है उसमें ऐसे व्यक्ति को व्यासासन पर बैठाया जाता है जिसके श्रीमुख से सब कथा सुन सकें और उसके नीचे बैठने में हिचक महसूस न करें। ये परंपरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी धर्म की व्याख्या किसी भी व्यासपीठ पर बैठ के या किसी अन्य जगह पर बैठ कर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए आईपीसी में कोई भी ऐसी, और अब बीएनएस में कोई भी ऐसी धारा नहीं है कि किसी व्यक्ति को रोक सके या उसको निषेध कर सके कि नहीं, आपको किसी धर्म ग्रंथ की आपको व्याख्या नहीं करनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि आईपीसी जो अब बीएनएस हो गया है, आईपीसी की धारा 295 से लेकर 298 में ये परिभाषित किया गया है कि अगर आप किसी धर्म की, किसी वर्ग की, किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ आप टिप्पणी करते हैं, अपमानजनक बातें करते हैं या उस पर उंगलियां उठाते हैं, तो उनमें वो धाराएं बनी हैं जिस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आईपीसी की सेक्शन 295 से लेकर 298 में ये परिभाषित किया गया है। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि विरक्त, वैष्णव और ब्राह्मण जो होगा वही सार्वजनिक स्थल पर बैठ कर कथा। तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक सर्व लोग को, जाति विशेष से कोई भी कथा श्रवण करा सकता है, लेकिन सर्वजलीय सर्व समाज को एकत्रित करके उसके ऊपर बैठ कर कथा करना, मतलब ये ब्राह्मणों का ही अधिकार है। ये भागवत जी कहता है, शास्त्र कहता है। तो अभी मुक्तानंद जी ने कोई गलत नहीं कहा। को ही कथा कहने का अधिकार है। हाँ, ये बात अलग है कि हिंसा का कोई स्थान सभ्य समाज में नहीं होता है, लेकिन जो बात शास्त्र सम्मत है, लिखा हुआ भागवत में, विप्र ब्राह्मण और वैष्णव विरक्त, इन लोगों को अधिकार है राम कथा, कृष्ण कथा कहने का। कि किसी सार्वजनिक स्थल पर या धर्मोपदेश करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है।
क्योंकि सब धर्मों के लिए ब्राह्मण पूज्य है, सब विशेष जातियों के लिए ब्राह्मण पूज्य है, तो निश्चित रूप से किसी को भी, किसी अन्य जाति के लोगों को सार्वजनिक मंच पर बैठ करके धर्मोपदेश करना सर्वार्थ अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। क्यों? ये कौन लोग हैं, कहाँ से डिग्री लाते हैं, कहीं पढ़े नहीं, किसी भी विश्वविद्यालय में गए नहीं, किसी गुरु परंपरा के संरक्षण में रहे नहीं, और ये कथा कहने बैठ जाते हैं। इनको आधिकारिक पद पे, व्यास गद्दी पे बैठने के पहले 100 बार खुद सोचना चाहिए कि क्या मैं वैसी योग्यता को धारण करता हूं। हम जाति के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी जाति के व्यास हैं, हम इनको बुला के कथा सुनने लगते हैं। कथा प्रवचन उनको खुद नहीं पता है, वेदांग का ज्ञान नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, ऋचाओं का ज्ञान नहीं है, साम का ज्ञान नहीं है, गाना आता नहीं है, फिल्मी धुनों पे, नाना प्रकार के धुनों पे बना करके, और संस्कार से युक्त भी नहीं है। तो अब बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु भी हैं जिनका ये विचार सामने आया है कि भाई इन्होंने जो है अपनी जाति छुपाकर कथा वाचन करके धोखा देने की कोशिश की है, या इन्होंने एक प्रकार से जो है वो सनातन के नियमों का उल्लंघन किया है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उसमें कई पॉलिटिशियन भी हैं। कल आप जिनका जिक्र करें, अखिलेश यादव ने कल जो है इनको बुलाया, और ये जो दोनों कथावाचक हैं, मुकुट मणि यादव है और उनके सहयोगी संत कुमार यादव हैं, इनसे उन्होंने कथा भी पढ़वाई और उनसे कथा भी सुनी, है ना। तो और दूसरी तरफ देखिए चंद्रशेखर रावण ने भी इस तरह की जो है उन्होंने भी इस तरह की मांग रखी है कि भाई इस तरह का भेदभाव, उन्होंने भी इसकी आलोचना की कि इस तरह का भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए और पुलिस को इसमें सख्त कदम उठाने चाहिए। हालांकि पुलिस की तरफ से इसमें कार्रवाई भी हुई है। क्या लगता है मयंक कि क्या ये ज्यादती हुई है उन यादव कथावाचकों के साथ? क्या उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है जैसे एलिगेशंस उन पे लगाए गए हैं? देखिए इसमें ये ठीक सवाल है असल में, जो कि दर्शकों को ये बात समझनी पड़ेगी कि इसमें 2 एंगल हैं। पहला एंगल तो इसमें ये है जो कि आशंका जताई जा रही है कि क्या भाई इनका कोई ऐसा मकसद था कि ये किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम कर रहे थे, या वो धोखा देने के लिए कुछ ये काम कर रहे थे, या उनके पीछे उनकी मंशा क्या थी। और दूसरी जो चीज़ है जो इसने इस विवाद का रूप लिया है कि क्या सिर्फ जाति के आधार पर ये पूरा विवाद हो गया, तो ये बात अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए 4 लोगों को इसमें जो है पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। आशीष तिवारी एक है, एक उत्तम अवस्थी है, प्रथम दुबे हैं और एक निक्की अवस्थी है। बताया जा रहा है निक्की नाम का जो शख्स था उन्होंने ही इन कथावाचकों के बाल काटे थे, और उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि जब इनके बाल काटे जा रहे थे तो बहुत से लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद इनकी जो ये दोनों हैं मुकुट मणि यादव हैं और संत कुमार यादव हैं, इनका कहना ऐसा है कि भाई हमारा इतना ज़्यादा अपमान हुआ जो कि बहुत ही ह्यूमिलिएशन था और सार्वजनिक रूप से अमानवीय था बहुत ज़्यादा। तो देखिए अब पुलिस इसमें इस बात की जांच कर रही है कि क्या इन दोनों का मकसद किसी तरह से कोई छल करना था, या फिर सिर्फ जाति के आधार पर इनके ऊपर इस तरह का हमला हुआ। अगर सिर्फ जाति के आधार पर हमला हुआ तो ये निश्चित रूप से भारत के कानून में और संविधान में गलत है, जो कि सबको ये अधिकार देता है भाई आप यादव हो, चाहे जाटा हो, या किसी और धर्म के, किसी और जाति के हो, आपको पूरा अधिकार है कि आप जो है वो पुलिस का लबो-लबाब मयंक यही निकलता है। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को जरूर बता देना चाहूंगी कि आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं मयंक की जांच का विषय, लेकिन इस तरह की ज्यादती होना बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसमें वो जो लोग खामोश रहे उनको भी सामने आना चाहिए और इस मामले में एक न्याय की मांग उठानी चाहिए।